आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के दौर में शिक्षा और रोजगार के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए पूरी दुनिया के नजरिए को कैसे बदला जा सकता है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। यह सिर्फ नई तकनीकें अपनाने या नई नीतियां बनाने से नहीं होगा, बल्कि यह कहीं ज्यादा बुनियादी चीज यानी शिक्षा की मदद से संभव होगा। 2024 में हम एक गंभीर सच्चाई का सामना कर रहे हैं। वो यह है कि दुनिया भर में ट्रैक किए गए 42 ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स में से केवल एक ही 2030 के लक्ष्य को पाने की राह पर है। यह कठोर सच्चाई तब सामने आई है जब निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लगभग 79% युवा यह कहते हैं कि उनका देश जलवायु संबंधी आपातकाल का सामना कर रहा है। विश्व बैंक समूह की हालिया रिपोर्ट चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन इस संकट को उजागर करती है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में एक अप्रत्याशित सहायक विकल्प को सामने लाती है, और वह है हमारे क्लासरूम। जलवायु परिवर्तन का समाधान करने में शिक्षा की भूमिका की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि 1 साल की अतिरिक्त शिक्षा जलवायु संबंधी जागरूकता को 8.6% तक बढ़ा सकती है। अब यहाँ यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि बच्चे बदलाव के शक्तिशाली नायक बन रहे हैं। बांग्लादेश में जब बच्चे जलवायु परिवर्तन के बारे में सीखते हैं तो उनके परिवारों की आपदा का सामना करने की तैयारी में 15% तक सुधार होता है। यह आंकड़ा जलवायु संबंधी शिक्षा के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस में स्कूल एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स ने तटीय क्षेत्रों में संरक्षण हेतु पहलों को बढ़ावा दिया है। इसी तरह सिंगापुर, केन्या और भारत के तटीय क्षेत्रों में स्कूल के क्लासरूम के स्तर पर किए जाने वाले प्रयास सामुदायिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। ये कहानियां बड़े पैमाने पर व्यवहार को प्रभावित करने में शिक्षा की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं। शिक्षा के माध्यम से हम जलवायु संबंधी आपातकाल के प्रति भावी पीढ़ियों के नजरिए और उनकी प्रतिक्रिया को आकार दे सकते हैं, जिससे बदलाव की ऐसी लहरें पैदा होंगी जो स्कूल से आगे बढ़ते हुए संपूर्ण विश्व में फैल जाएंगी। यद्यपि शिक्षा की शक्ति असीम है, लेकिन जलवायु परिवर्तन स्वयं शिक्षा में बाधा डालता है। जलवायु परिवर्तन सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाया जाने वाला पाठ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो शिक्षा को भी बाधित करती है। इससे हमारी सामूहिक प्रगति के बाधित होने का खतरा पैदा होता है। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 24 के बीच चरम मौसमी दशाओं के कारण दुनिया भर में 404 मिलियन छात्रों को स्कूल बंद होने के कारण शिक्षा से वंचित होना पड़ा था। निम्न आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति वर्ष 18 दिनों की शिक्षा बाधित होती है, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 2.4 दिन है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जलवायु संबंधी कारणों से प्रतिवर्ष छात्रों की 97 दिन की शिक्षा बाधित होती है, जो शैक्षणिक वर्ष की आधे से अधिक अवधि के बराबर है। जलवायु परिवर्तन संबंधी मौजूदा वास्तविकताओं के अनुकूल ढलना, तो अब सवाल ये उठता है कि हम छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया के लिए कैसे तैयार करें। कई देश इस चुनौती का सामना करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिनलैंड के स्कूलों ने जलवायु परिवर्तन को गणित से लेकर साहित्य तक सभी विषयों में शामिल कर लिया है। कोस्टा रिका ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियों को भी शामिल किया है, जबकि जापान ने अपने स्कूलों में आपदा का सामना करने की तैयारी और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया है। ये दूरदर्शी दृष्टिकोण बताते हैं कि शिक्षा कैसे जलवायु संबंधी मौजूदा वास्तविकताओं से निपटने के लिए विकसित हो सकती है। ये अभिनव मॉडल आशाजनक जरूर हैं, लेकिन चुनौती उन्हें वैश्विक स्तर पर लागू करने की है। उदाहरण के लिए, क्या भारत को अपनी भावी पीढ़ी को बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए अपने शैक्षिक ढांचे में जलवायु कार्रवाई को शामिल करना चाहिए? यह सवाल विशेष रूप से तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देशों के बीच संसाधनों की असमानता पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए,
इस तरह के शैक्षिक बदलाव के वित्तीय प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों में बुनियादी बदलाव करने की औसत लागत प्रति छात्र $18.51 होगी, जबकि व्यापक समाधान की लागत 45.68 से $101.97 के बीच हो सकती है। इसके बावजूद खर्च में भारी असमानताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए उच्च आय वाले देश प्रति छात्र सालाना औसतन $8,400 खर्च करते हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह राशि मात्र $51.8 है। ये आंकड़े इस बात को रेखांकित करते हैं कि सभी को जलवायु केंद्रित शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन की कितनी अधिक आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद कई देश व्यावहारिक समाधानों के साथ शिक्षा और जलवायु कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने में सफल हो रहे हैं। जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली क्लासरूम लर्निंग को संधारणीय उद्योग प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है। मोरक्को के अक्षय ऊर्जा संस्थान सौर क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ तैयार करते हैं। ये सफल मॉडल अन्य देशों को उनकी अलग अलग चुनौतियों और संसाधनों के अनुसार अनुकूलन तथा कार्यान्वयन के लिए दिशा प्रदान करते हैं। इस अर्थ में शिक्षा जलवायु के प्रति जागरूक समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आती है। इसके अलावा शिक्षा केवल करियर की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु अनुकूल समाज के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार भी है। यह एक ऐसा बहुआयामी प्रभाव पैदा करती है जो समुदायों के बीच जमीनी स्तर पर बदलाव को संभव बनाती है। यह व्यक्तियों को संधारणीय उद्योगों को आकार देने, हरित रोजगार सृजित करने और क्लाइमेट रिजिलिएंट भविष्य के लिए प्रयासों को फिर से परिभाषित करने हेतु आवश्यक कौशल से लैस करने का आधार बन जाता है। कार्य और कौशल का एक नए सिरे से निर्धारण करना दुनिया भर में एक नई क्रांति आकार ले रही है। विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2047 तक 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स के सृजित होने का अनुमान है। यह कनाडा की पूरी जनसंख्या के बराबर रोजगार सृजन करने जैसा है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका से 2030 तक अकेले ऊर्जा क्षेत्र में ही 9 मिलियन नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इस मामले में ग्रीन जॉब से जुड़ी गलत धारणा को भी हमें समाप्त करना होगा और हमें यह समझना होगा कि ग्रीन जॉब केवल सफेद लैब कोट पहने वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं है। क्या आप विश्वास करेंगे कि मिस्र, भारत और केन्या में आधे से भी कम ग्रीन जॉब से जुड़ी रिक्तियों के लिए स्टेम यानी STEM कौशल की आवश्यकता होती है? सच तो यह है कि सही कौशल के साथ हर नौकरी ग्रीन बन सकती है। तो ये ग्रीन जॉब्स वास्तव में क्या है? इसे इस तरह से देखें। एक ग्रीन जॉब कोई भी ऐसी भूमिका है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा या उसे बहाल करने में मदद करती है। यह सोलर पैनल इंस्टॉलर जितना आसान हो सकता है या हमारी माँ द्वारा अपशिष्ट रहित खाना पकाने जैसा आश्चर्यजनक भी हो सकता है। एक मुख्य बात यह है कि ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये हमारे ग्रह की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन हेतु एक समाधान है। आइए ग्रीन जॉब्स के वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। मुंबई में एक फैशन डिजाइनर पुनर्चक्रित सामग्री के कपड़े बनाता है। रियो डी जेनेरियो में एक रेस्टोरेंट मैनेजर खाद्य अपशिष्ट को कम करने हेतु प्रोग्राम लागू करता है। दुबई में एक लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर डिलीवरी रूट को उत्सर्जन कम करने के लिए अनुकूलित करता है। क्या आपने समझा कि ये उदाहरण परिचित भूमिकाओं को एक संधारणीय भविष्य के लिए नए सिरे से निर्धारित करते हैं? ग्रीन जॉब्स की धारणा को व्यापक बनाकर हम सभी क्षेत्रकों को जलवायु समाधान की ओर प्रेरित कर सकते हैं। पारंपरिक ग्रीन स्किल से परे यह क्रांति केवल नए ग्रीन जॉब्स पैदा करने तक सीमित नहीं है। यह हर उद्योग में मौजूदा भूमिकाओं को बदलने और उन्हें जलवायु के प्रति जागरूक बनाने पर केंद्रित है। इसके लिए पारंपरिक उद्योगों में हरित कौशल का व्यापक और गहन समावेश जरूरी है ताकि जलवायु अनुकूल रोजगार का दायरा और व्यापक हो सके। विश्व बैंक समूह का कहना है कि इंडोनेशिया जैसे देश ग्रीन स्किल की बढ़ती मांग के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। 76% व्यवसायों ने मौजूदा भूमिकाओं में बदलाव की आवश्यकता जाहिर की है। यह बदलाव दिखाता है कि कार्यबल में जलवायु से जुड़ी वास्तविकताएं कितनी गहराई तक प्रवेश कर चुकी हैं।
जिससे भविष्य के रोजगार को अधिक संधारणीय बनाया जा सके। बदलाव की व्यापकता पर विचार कीजिए। सिंगापुर का समुद्री उद्योग संधारणीय पद्धतियों को अपना रहा है। दक्षिण अफ्रीका का खनन क्षेत्र पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीकों को अपना रहा है। थाईलैंड के विनिर्माण क्षेत्र के कर्मचारी सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। वहीं दिल्ली में शहरी योजनाकार शहर के डिजाइन में क्लाइमेट रेजिलियंस को शामिल कर रहे हैं। इस तरह के बदलाव आधुनिक कार्यबल में योग्य होने के अर्थ को फिर से परिभाषित करते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को नए सिरे से सोचने और इसे व्यापक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चलिए इसकी आगे की राह पर बात करते हैं। ग्रीन स्किल उद्योगों को आकार दे रहे हैं और क्लासरूम नए क्लाइमेट इनोवेटर्स को तैयार कर रहे हैं, जिससे बदलाव की गति को अब रोका नहीं जा सकता। विश्व बैंक समूह द्वारा रेखांकित किया गया है कि इस बदलाव के लिए वैश्विक साझेदारी महत्वपूर्ण है, ताकि जलवायु के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले शिक्षा मॉडल को बड़े पैमाने पर वित्त पोषित और लागू किया जा सके। अब सवाल यह है कि हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इस प्रगति को कैसे गति दें। 140 देश पहले ही नेट जीरो लक्ष्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं और हमारे क्लासरूम्स जलवायु संबंधी समाधानों की प्रयोगशालाएं बनती जा रही हैं। प्रत्येक छात्र एक संधारणीय भविष्य की आशा का प्रतीक है और लर्निंग के प्रत्येक चरण में कल के क्लाइमेट इनोवेटर्स को आकार देने की क्षमता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में शिक्षा की शक्ति का उपयोग करने के लिए समय रहते पर्याप्त कार्रवाई करेंगे। जलवायु कार्रवाई के लिए शिक्षा का उद्देश्य केवल पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद अगली पीढ़ी को एक संधारणीय भविष्य के संरक्षक के रूप में तैयार करना है। क्लासरूम से लेकर कार्यस्थल तक शिक्षा जागरूकता और कार्रवाई के साथ साथ प्रेरणा और कार्यान्वयन के बीच का सेतु है। जब दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है तो यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा सिर्फ समाधान का एक पहलू नहीं है, बल्कि वह मजबूत आधार है जिस पर सभी संधारणीय समाधान तैयार होते हैं।